मैंने ये देखा है कि मैंने सबसे पहले अपने समाज में, इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उसकी एक लिस्ट बनाई। और मुझे मालूम है कि इन सारी बुराइयों की जड़ में इंसान, और इसकी वजह यह है कि हम अच्छे इंसान पैदा नहीं। अच्छे इंसान पैदा करने की जो जिम्मेवारी है वो पूरे समाज पे है। लेकिन समाज की इस जिम्मेवारी को विशेषज्ञता के तौर पर नहीं अदा कर पाता, इसलिए ये विशेष रूप से जिम्मेवारी विद्यालयों पर दे देता है। विद्यालयों के ऊपर जो ये जिम्मेदारी आती है कि वो एक अच्छा इंसान पैदा करे ताकि अच्छे परिवार की रचना हो सके और अच्छे परिवार की संरचना हो सके, अच्छे समाज की संरचना हो सके और अच्छे राष्ट्र की संरचना हो सके और अंतत्वगोत्वा अच्छी मानवता की संरचना हो सके। ये सारी की सारी जिम्मेवारी एजुकेशन पर। अब समस्या ये है, और मैं एक दर्शन में विश्वास करता हूँ जिसका नाम है एडजस्टिव। उस दर्शन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम अपने कर्तव्य कृत्यों के किए हुए परिणाम की नैतिकता से बच नहीं, हम किसी की शरण में नहीं जा सकते। इसको ईश्वर कर रहा है या किसी दूसरे पे उसके लिए नहीं थोप सकते कि दूसरों के वजह से। हमें उसको खुद स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, उसका समाधान निकालना। और मुझे लगता है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से निकल सकता है। समाधान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से निकल सकता है। और क्योंकि समाज में बुराइयां हैं, इसलिए एजुकेशन अच्छे इंसान पैदा नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या मूल्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, क्या शिक्षा का संरचना है, क्या शिक्षा की सिद्धांत है, क्या वजह है कि हम शिक्षा को किस प्रकार से देख रहे हैं, शिक्षा आखिर ये जिम्मेवारी, ये गैप क्यों पैदा हो रहा है। और ये सारी जिम्मेवारी को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि शिक्षक जो विद्यालय है वो अपने आप को उन उच्च आदर्शों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो कहीं वैसे नहीं हैं जो आधुनिक जिन आदर्शों की बात की जा रही है वैसे आदर्श हम पैदा कर सकें। अगर महामारी फैल रही है तो यह आवश्यक है कि उस महामारी का इलाज निकाला जाए, लेकिन इलाज एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से पैदा होगा। और साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास किसी एक क्षण में नहीं होता। वो मानव के अंदर हमें वो संस्कार पैदा करने होते हैं, और इस काम को विद्यालय बखूबी कर सकते हैं। शिक्षा में वह सारी ताकत है कि वह इस पूरी दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। हमें सिर्फ नज़र बदलने की ज़रूरत है, और नज़रिया देखते ही देखते बदल जाएगा। हम शिक्षा में सिर्फ
अपने शब्दों को, अपने अल्फाजों को महत्व ना दें, बल्कि हम उन अल्फाजों में एहसासों को भी शामिल करें। हम अपनी एजुकेशन को नीरस ना बनाएं, बल्कि उसमें मानवीयता के सारे गुण होने चाहिए। स्कूल एक ट्रेनिंग है, एक अपॉर्चुनिटी सेंटर है। इसलिए हम कोई प्रोडक्ट नहीं पैदा कर रहे हैं जिसका भूमिका समाज पे व्यक्तिगत रूप से होगी, बल्कि हम इंसान बना रहे हैं, इंसान बनाने का कार्य कर रहे हैं, जो इस दुनिया का सबसे पवित्र कार्य हो सकता है। अगर महामारी है और दुनिया के इतने करोड़ लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट मौजूद है, तो वो महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम साइंस से, अपने लॉजिक से, अपने तर्क से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी मानवीय क्षमताओं से उसको हराने की क्षमता रखते हैं। ये मेरा मानना है। अगर हम ये देख रहे हैं कि समाज में हिंसा है, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम में, अपने समाज में, अपनी परिवार में इस सोच को पैदा करने में विफलता रही कि हम मनुष्य में प्यार की, संवेदनाओं की जगह नहीं बना सके। इसलिए इंसान हिंसा कर रहा है। और ऐसा करने के लिए मेरे पास हज़ारों आइडियाज़ हैं, हज़ारों। आई कांट, डेली मैं कुछ नया आइडिया सोचता हूँ। डेली मुझे लगता है कि ये क्रांति हो सकती है, होनी चाहिए। और ऐसा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहता हूँ। मैं मानव में इतनी नैतिकता, इतनी संवेदना पैदा करना चाहता हूँ कि अगर पेड़ को कोई काट रहा है तो किसी के आंसू निकल जाए। मैं इतना भ्रातृत्व पैदा करना चाहता हूँ कि अगर कोई गिर गया है तो कोई अपने हाथ बढ़ाकर उससे उठा ले। आज समाज में बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम पहली बार एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते। एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर मैंने ये देखा, मैंने महसूस किया कि एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है तुम्हारी सहृदयता, तुम्हारे विचारों में खुलापन। एक्सेप्टेंस हम तब कर सकते हैं जब उस किसी चीज़ से हम मोहब्बत करें, और मोहब्बत तब तक नहीं कर सकते जब तक हम किसी को इक्वलिटी ट्रीट ना करें। जो मुझ में है वो तुम में है। तत्व तत्मसी, मुझ में वही ब्रह्म का स्वरूप है, मेरे अंदर वही संवेदनाएं हैं जो तुम में। अगर किसी बात को लेकर मुझे आहत होता है तो वो आपको भी होता है। ये जेंडर का भेदभाव, ये जातिवाद, ये हिंसा, समाज में पाने वाला उपभोक्तावाद, सबके पीछे, सबके मूल में कुछ बुनियादी कारण मौजूद हैं। उन बुनियादी कारणों को दूर करना है, उन बुनियादी कारणों को बदलना है। और इसके लिए शिक्षा में नए प्रयोग होने चाहिए। डेली नए प्रयोग, डेली नई सोच। आप समाज से ग्रहण करें, नए नए आइडियाज़ को ग्रहण करें और उसको एजुकेशन में अप्लाई करें। बच्चे के लिए क्लास एक कैद खाना ना हो, एक एंजॉय स्थल हो, जहाँ कहानियाँ हो, जहाँ प्लेग्राउंड हो, जहाँ पूरे विश्व की सपनों का समावेश हो, जहाँ अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ समानता हो, जहाँ नैतिकता हो, जहाँ भ्रातृत्व हो, जहाँ अवसर हो, जहाँ हर किसी के विचारों को जगह मिले। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चा घुस जाए तो उसको वहाँ से निकालने के लिए रोना पड़े कि मुझे घर नहीं जाना है। टीचर का बच्चे का जो रिश्ता है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना प्रगाढ़ होना चाहिए
कि जब हम कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि काश मेरी मदर मेरे साथ होती, मैं उसको ये खिला पाता। ऐसा कभी टीचर के लिए फील हो कि आज मेरे टीचर ये साथ होते तो मैं उनके साथ इस चीज़ को एंजॉय कर पाता। इतना अच्छा रिश्ता। हमें पूजा नहीं करानी है बच्चों से, हमें बच्चों के साथ कनेक्ट होना है एज ए फैसिलिटेटर, एज ए दोस्त। हमें उनके साथ कनेक्ट होना है। मैं आजकल देखता हूँ समाज में हीरो की जो संकल्पना है, बच्चे उससे बड़े प्रभावित होते हैं कि हमारा हीरो सलमान खान है, ऋतिक रोशन है, शक्तिमान है। और ये सब लोगों को जब वो दूसरी जगह प्रचार करते देखें कि वो सिगरेट पी रहा है तो बच्चे सिगरेट पीना लग जाते हैं, वो हिंसा कर रहा है तो हिंसा करते हैं, वो इस महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बयान दे रहा है तो वो भी असंवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके हीरो हैं। और हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्कूल में ट्रेंड नहीं करते। हमें लगता है कि बच्चे अपने आदर्श खुद डिसाइड करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि हमें आदर्शों को ट्रेंड करना चाहिए। ट्रेंड, मुझे लगता है कि हीरो की एक संकल्पना है, जिस संकल्पना को हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। समाज में हीरो हैं, एक हीरो है। हीरो कौन हो सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति ने किसी की मदद की तो क्या वो हीरो नहीं हो सकता? हमने किसी को सहृदय स्वीकार कर लिया, उसकी 1000 गलतियों को भुलाकर, तो हम हीरो नहीं हो सकते? आज मैंने जेंडर के स्टेरियोटाइप को तोड़कर वो सारे काम करे जो एक महिलाओं के लिए एक समाज स्वीकार करता है। एक महिला ने वो सारे काम किए जो एक पुरुष एक्सपेक्ट करता है, और ऐसा करके उसने जो आनंद की फलीभूति हुई, क्या वो हीरो या हीरोइन नहीं हो सकते? हमारे आदर्श वो होने चाहिए। बच्चों को हमें ट्रेंड करना चाहिए। अगर हम शुरू से उनको ट्रेंड करेंगे, अपने उनको आदर्श चुनने का अवसर देंगे, अच्छे आदर्शों पर उन्हें गर्व करना सिखाएंगे, तो धीरे धीरे वो ऐसे वाहियात और असंवेदनशील लोगों को अपना हीरो नहीं बनाएंगे तो समाज में उस तरह की हम भ्रातृत्व के विचार को क्यों ना अप्लाई कर दें। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें सभी को शामिल करना है, सबकी सुननी है। जब कोई मिशन हम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल के लिए काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी है, हमने काम दिए हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन करते समय वो आदमी अगर ये फील कर रहा होगा ये आइडिया तो मेरा था, ये तो मेरा आइडिया था, और ये आइडिया मैंने देखा, मैंने सोचा, और आज मैं इसको कर रहा हूँ। लीडरशिप किसी की भी हो, हायरार्कियल लीडरशिप डज नॉट मैटर। अगर वो उस काम को करेगा और आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी लीडरशिप करने की, तो उसको एंजॉय करेगा, मूल्यांकन बेहतर ही होगा। और मूल्यांकन के बाद अगर आपको मालूम होता है कि कुछ कमी रह भी गई है, तो हम उसको सहृदयता से स्वीकार करके उन कमियों पे काम करना है, ताकि अगली बार उससे भी अच्छे रिजल्ट आए। हमें चेंज के लिए आगे बढ़ना है। एक लीडरशिप का गुण है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि एक लीडर को अगर वो संतुष्ट हो गया तो समाज में एक ही स्थिति हो सकती है जब एक लीडर को संतुष्ट हो जाना चाहिए। वो तब उसको लगे कि इस मानवता में, इस दुनिया में ऐसी कोई कमी नहीं बची है जिसके लिए कार्य किया जाए। अगर कमी बची है, मानवता के अंदर समस्याएं हैं और उसको समाधान के लिए हम कार्य कर सकते हैं, तो एक लीडरशिप को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसको नए क्रिएटिव आइडिया लाना चाहिए। उसको समाज की बुराइयों को कैसे स्कूल दूर कर सकता है, उसको जोड़ना चाहिए, करना चाहिए और करना चाहिए। और जो क्रांति आपके अंदर पैदा होती है, अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं और आप कर जाएंगे। दो ही बातें हो सकती है, आपने कोई कार्य शुरू किया तो आप कर ही जाएंगे। हो सकता है आप अकेले पड़ जाएं, आपके साथ थोड़ी मुसीबतें आए,
हो सकता है 2-4 लोग आपकी आलोचनाएं करें, हो सकता है आपके फेलियर पर लोग जोर जोर से हंसे। अगर आप इन सब की परवाह में लगे रहे तो आप अपने आप को मार लेंगे। आप जो कर सकते थे, आपको ईश्वर ने जो अवसर दिए थे, आप उनको नहीं कर पाए, तो आप अपने जीवन के इस महत्व को समाप्त कर देंगे। और मुझे लगता है कि इंसान को करना चाहिए। इसके लिए मैंने कई प्रोजेक्ट, जैसे कि हीरो की जो स्टेरियोटाइपिंग है, जो धारणा है, मुझे वो ख़त्म करनी है। हमारे आइडियल्स, हमारे हीरो वे व्यक्ति होने चाहिए छोटे छोटे काम में जो लोगों की मदद करते हैं। कोई बड़ा नहीं काम करना है। एक नेगेटिव हीरो हो सकता है। मेरे अंदर कल तक ये कमियां थी, आज मैंने इन कमियों को अपने अंदर सुधार कर लिया तो मैं हीरो बन गया। मेरे अंदर ये अच्छाई थी, मैंने अपनी इस अच्छाई को समाज के लिए इस तरह से लाभदायक बना दिया तो मैं हीरो बन गया। मैं कल तक बहुत आक्रामक था, आज मैं बड़ी संवेदनाओं के साथ दूसरे की बातें सुनता हूँ, अपने दोस्तों के दुख में सुख में शरीक होता हूँ तो मैं हीरो बन गया। मैंने आज उसकी मदद कर दी जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा था तो मैं हीरो बन गया। एक व्यक्ति मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, मैंने उससे बातचीत की, उसका मन हल्का कर दिया तो मैं हीरो बन गया। हीरो बनने के, और हीरो इसलिए हीरो का जो मॉडल, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कोई साइंस का हीरो हो सकता है, कोई मानवता का हीरो हो सकता है। हीरोशिप टाइटल, फिर हम उसमें हीरोशिप को सेलिब्रेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। कोई पेड़ काट रहा था तो मैं बहुत जोर जोर से रोया। आदमी मेरे पास आया, बोला आप रो क्यों रहे हैं, कि आप मेरे दोस्त को मार रहे हैं, पेड़ तो हमारे मित्र होते। मेरी इस बात से उस इंसान का हृदय परिवर्तित हो गया तो मैं हीरो बन गया। मैंने देखा यहाँ पत्थर पड़ा है, कोई आदमी ठोकर खा के गिर गया और मैंने उसको हटा दिया तो मैं हीरो बन गया। क्रांति हमारे अंदर पैदा होती है और क्रांति की जो नेतृत्व होता है हम आगे करते हैं। प्रतिदिन एक नेक काम करो। नेक काम कुछ भी हो सकता है, उसको अपनी डायरी में लिखो, वो फिर आपकी डायरी सबमिट होगी। आपके पास विचारों का खजाना होगा, आपके पास आइडियाज आते हैं, आप आइडियाज डायरी लिखो। कोई भी आइडिया है आप डायरी लिखो। ये आदत आपको बच्चों में डालनी होगी। कई बार हम देखते हैं समाज में अलग अलग प्रकार की विषमताएं मौजूद है। LGBT कम्युनिटी है, बैगर्स है, SC/ST समुदाय के व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कभी पढ़ने के अवसर नहीं मिले। हम देखते हैं कि कोई बच्चे के माता पिता नहीं है। ये पीड़ा है। स्कूल में हम उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं, हम उनके दोस्त बन सकते हैं, हम उनके माता पिता बन सकते हैं। एक बच्चे ने देखा कि सबका जन्मदिन पड़ोस में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मेरा नहीं मनाया जाता। काश मेरी माँ होती तो अच्छा मनाती, माँ नहीं है। बच्चा उदास है। विद्यालय में आया, टीचर ने देखा बच्चा उदास है, उससे कुछ पूछा, उसने उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी, टीचर ने और उसको डांट दिया, बच्चा और उदास है। कोमल मन पर इतना कई बार आघात पहुंचता है कि बच्चा अधिगम प्रक्रिया से मुंह मोड़ लेता है, बाहर चला जाता है। बच्चा नशा करने लग जाता है, नशे में पड़ जाता है, हिंसा में उतारू हो जाता है, विद्यालय छोड़ देता है, नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है। ऐसा करने से होता यह है कि हम लीडर को मार रहे हैं, उस बच्चे की क्षमताओं का गला घोट रहे हैं।
छोटे छोटे काम कर सकते हैं। बेशक उस बच्चे ने घर पे सेलिब्रेट नहीं हुआ, विद्यालय में आए आपने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया, खूब तालियां बजवाई, खूब तारीफें की, खूब सेलिब्रेट किया। एक दिन के लिए बच्चे को आपने ये फील करा दिया कि आज पूरा विद्यालय सिर्फ उसी के लिए, उसी की खुशियों में शामिल है, उसी के लिए काम कर रहा है। उमंग का माहौल है। और अगर आप एक बच्चे के जीवन में एक दिन भी ऐसा पैदा कर दें तो वो उसे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वो ताजगी उसको जीवन भर वो ऊर्जा देती रहेगी जिससे वो लड़कर आगे निकल सकता है। इसलिए मैंने सोचा एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा जिसमें माता पिता, कोई भी बच्चा है, उसका जन्मदिन स्कूल में सेलिब्रेट किया जाए। एक और समस्या है, हम देखते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं निर्धारित कर दी जाती है, जिसको जेंडर या पितृसत्ता कहते हैं, और उसको बनाए रखने के लिए अलग अलग तर्कों का सहारा लिया जाता है। कई बार महिलाओं पर हिंसा होती है, रेप होता है, मर्डर होता है, स्टोकिंग होती है, एसिड अटैक होता है। इससे न केवल महिलाएं दुखी होती है बल्कि पुरुष भी दुखी होते हैं, पूरा समाज दुखी होता है, पूरा समाज परेशान होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है, क्या वो इतना बुरा पैदा हुआ था? नहीं। अगर वो ऐसा बन गया तो सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर का इंसान मर गया, और वो एकदम से नहीं मरा होगा, उसके मरने में समय लगा, सुधरने के अवसर ना मिलना, आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपको कोई अवसर नहीं दे रहा, धीरे धीरे आदमी मर जाता है, उसकी संवेदनाएं मर जाती है, आदमी की आत्मीयता मर जाती है, इंसान समाप्त हो जाता है। और जब आदमी अंदर से मर जाता है तभी वो ऐसे घिनौने काम करता है। मरना सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है। अगर आपकी लिंग को लेकर संवेदनाएं मर गई तो आपका लिंग के प्रति जो संवेदना का मानव था, इंसान था, वो मर गया। क्योंकि आपको लगता है कि लड़कियों के पास छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि समाज उनसे एक्सपेक्ट करता है। लड़कियां साड़ी पहने, ये समाज एक्सेप्ट करता है। लड़कियां ये काम करें, ये ना करें, ये समाज एक्सेप्ट करता है। लड़के रो नहीं सकते। लड़कियों के पास, जैसे कि हम देखते हैं कि आज सुसाइड का जो बड़ा कारण है, समाज में जो सुसाइड होता है उसके पीछे एक गरीबी कारण है। लेकिन एक कारण ये है कि पुरुष को लगता है कि मेरे ऊपर पूरे परिवार के खर्चा चलाने की जिम्मेवारी है, और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो आई विल सुसाइड। महिलाएं उस आधार पर नहीं मरती, पुरुष मर जाते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं या कोई और आत्महत्या कर लेता है। उसकी एक वजह यह है, हमने पितृसत्ता को थोप दिया है। हमने अपनी भूमिकाएं अलग अलग बना ली है। उस भूमिका में हम अपने घर की बहनों को, अपनी घर की बेटियों को, अपने घर की पत्नियों को, अपने घर के लोगों को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को देखने की कोशिश करते हैं। हमें इस जेंडर स्टेरियोटाइप को तोड़ना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल ट्रेंड करे कि एक लड़का वो सारे काम कर सकता है जो एक लड़की कर सकती है, और एक लड़की वो सारे काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है। और अगर स्कूल उसको अपॉर्चुनिटी दे, ट्रेनिंग कराए, और उसको हम उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें, तो समाज, हमारे विद्यालय से पैदा होने वाले बच्चे इस समस्या में नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट रखा कि वी हैव टू चेंज द ड्रेस। मेरा एक दोस्त था, हम एक दीवार पर बैठकर अचार खाया करते थे। मेरे घर में अचार कभी नहीं बना, वो अचार लाता था, मुझे बड़ा टेस्टी लगता था, वो मुझसे शेयर करता था।
वो जब तक अपना टिफिन नहीं खोलता था, जब तक वो मुझे ढूंढकर उस दीवार पर नहीं बिठा लेता था, और हम मज़े से अचार खाते थे। फिर एक दिन मैं कहीं पिकनिक में घूमने जा रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने कर दिया कि जी साहब मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं तो नहीं जा सकता। मन में ये बात नहीं कही कि मेरे पास कपड़े नहीं है, बस मेरे को नहीं जाना है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी वजह थी कि मेरे पास कपड़े नहीं थे। मेरे दोस्त ने, वो मेरी भावनाओं को समझ गया, वो जानता था कि मैं घूमना अच्छा लगता है, और उसने आ देखा ना ता देखा, उसने फटाक से मेरे पास लाकर मेरे लिए एक कपड़ा ऑफर कर दिया। और दूसरे दिन ही मैं भागा भागा टीचर के पास गया, सर मेरे को तो वहाँ जाना है, आप तो मना कर रहे थे। नहीं, मेरे को जाना है। और मैं राजी हो गया। उसके दिए हुए उस कपड़े ने मेरे जीवन में वो क्षण पैदा किए जो आज तक मैं नहीं भूला। तो वी शेयर ड्रेसेस, वी शेयर आवर आइटम। शेयरिंग कल्चर हमें पैदा करना है, बच्चों में करना है, टीचर्स में करना है। मैं परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, कोई दुनिया का व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। और जब परफेक्ट नहीं है तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं को की प्राथमिकता तय करते हुए प्लान बनाना है, और जो कमियां हमारे अंदर है हम टीम में उस व्यक्ति को ढूंढें, अपने साथ जोड़ें और उसको पूरा कर लें। अगर आप इस भावना से काम कर रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं करूँगा वही सब कुछ परफेक्ट होगा, तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित नहीं साध सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते। यू हैव टू डू सम टीम वर्क। तो शेयरिंग कल्चर टीचर्स के साथ हो सकता है, शेयरिंग कल्चर विद्यार्थियों के साथ हो सकता है। अक्सर ये समस्या हमें सामने आती है कि मेरी एक दोस्त थी, और मेरा सौभाग्य रहा कि जो बात कोई व्यक्ति किसी से शेयर नहीं कर पाता वो मुझसे कर देता है। बचपन से ये मेरा नेचर रहा। मेरे व्यक्तित्व की ताकत है, शक्ति है, कमजोरी है, जो भी है वो ये है कि व्यक्ति अपनी कई ऐसी बातें मुझसे शेयर कर पाता है जो वह किसी से शेयर नहीं कर पाता। मेरी एक मित्र थी, उसने एक दिन मुझे बताया कि उसके पिताजी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे। उनके घर पर कोई व्यक्ति आता था और वह उनके घर पे सोता था, और एक दिन मौका देख के उसने मेरी उस दोस्त के साथ रेप किया। और ये वारदात कई बार रिपीट हुई। ना तो वो अपनी माता को बता पाई, ना अपने पिता को बता पाई, ना अपने किसी दोस्त को बता पाई, और ना कभी किसी टीचर को बता पाई। और ये बात उसके साथ लगातार होती रही। और जिस दिन उसने मुझे ये सारी बातें बताई, वो फूट फूट के रोई, बहुत जोर जोर से रोई। उसको कंट्रोल करना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। वहां से मैंने सीखा कि समाज में अगर ये बुराइयां पैदा हो रही हैं तो क्यों हम अपने स्कूल में कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि अगर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की कोई वायलेंस हो रही है तो वो अगर अपने माता पिता को नहीं बता पा रही है तो अपने टीचर को ज़रूर बता दे, या टीचर उसे जान जाए, ताकि कोई लीगल एक्शन लिया जा सके। इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि मैं स्कूल में स्टूडेंट्स के हैप्पीनेस ग्रुप बनाऊंगा। अच्छे दोस्त होंगे, आपस में बात करेंगे, ग्रुप होंगे, हर ग्रुप का नाम क्लास टीचर के पास होगा, और ग्रुप को एज ए ग्रुप ट्रेंड किया जाएगा कि अगर तुम्हें तुम्हारे साथी को उसके व्यवहार में तुम्हें कोई भी परिवर्तन दिखाई देता है तो तुम तभी अच्छे दोस्त हो,
तुम्हारा ग्रुप तभी अच्छे से हैप्पी रह सकता है जब आप उसको आके अपने टीचर की, काउंसलर की, प्रिंसिपल की नोटिस में डालें। और इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर, प्रिंसिपल और एक सर्कल के सेंटर में हो, हर बच्चे उस तक आ सके, सबके से उसकी दूरी बराबर हो। सेंटर में बैठा है, कोई किसी के थ्रू ना आए, डायरेक्ट आ सकता है, अपनी बात कह सकता है, अच्छी से अच्छी बात कह सकता है, बुरी से बुरी बात कह सकता है। अगर उसे ये विश्वास हो कि मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो हल कर लेगा। आपके पास बच्चा तब नहीं आता जब आप उसकी बात नहीं सुनते, या फिर आप सुनकर अनसुनी कर देते हैं, या आपने जो बात सुनी अनसुनी कर दी, आपने उसका कोई समाधान नहीं दिया। क्या उस आप तक पहुंचने के रास्ते ही बंद हैं। अगर आपने ऐसा इन्वॉल्वमेंट किया है तो उस स्कूल के होने और ना होने का कोई फायदा नहीं है। आप जड़ हो गए नहीं। मेरे एक बीएड के टीचर ने मुझसे बोला कि आपको जड़ नहीं होना है, आप सम्मान को कमाएं। लोग इसलिए आपकी रेस्पेक्ट ना करें कि आप टीचर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, बल्कि आप किस लिए करें कि उनके अंदर से निकले कि ये वो इंसान है जिसने मेरे जीवन को बदल डाला। इसलिए हैप्पीनेस ग्रुप होगा, हैप्पीनेस ग्रुप आएगा, बताएगा, टीचर उसको अपने कॉग्निजेंस में लेगा, उसके पेरेंट्स से बात करेगा, सोसाइटी से बात करेगा, सभी स्टेक होल्डर से बात करेगा। फाइनली उसका जो भी समाधान होगा, या वो लीगल है या फिर कोई और है, हम उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हम एक बच्चे के जीवन को बचा लेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट हैप्पीनेस ग्रुप मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। बच्चे कई बार मैंने देखा इतने वायलेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे पड़ोस में विद्यालय में घटना हुई, बच्चे किसी बात को लेकर आपस में इतने झगड़ गए कि उन्होंने उस पर चाकुओं से वार किया और इसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई। तो क्या होता है कि आदमी इतना हिंसक हो जाता है। उसको समझने के लिए समाज में ये समस्या है तो स्कूल में इसका समाधान होना चाहिए। और मुझे लगता है समाधान ये है जो मैंने सोचा कि मैं एक कन्फेशन रूम बनाऊंगा। हैप्पीनेस ग्रुप में बताएगा कि आपस में आप बात नहीं कर रहे, लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रुप में आपस में प्रॉब्लम है, तो वो आके उसमें से कोई बच्चा बताएगा। कन्फेशन रूम में आप जाओगे और हमें उस बच्चे को उनसे कहना है कि आपको अपने मैटर को रिजॉल्व करके बाहर निकलना है। कन्फेशन रूम से आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आप अपने मैटर को सॉल्व ना कर लें। और उसके बाद 1 महीने तक ये ऑब्जर्वेशन आपका किया जाएगा कि आप बड़े प्यार से, बड़े भरातत्व से अपनी सारी पुरानी बुराइयों को भुलाकर आप लगे हुए अच्छे से दोस्त हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू वन डे प्रिंसिपल, कि भाई आप स्कूल के लीडर बन गए, आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दिए और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। कल्चर ऑफ सेलिब्रेशन मस्ट बी इंस्टॉल इन द स्कूल सिस्टम। सेलिब्रेशन, एक अवसर आया, एनुअल डे, आपने उसको सेलिब्रेट किया और बच्चों ने को आपने बिस्किट बांटे और वो चले गए। नहीं, दिस इज नॉट द राइट कल्चर। और अगर वो कन्फेशन रूम होगा तो हम 50% हिंसा की वारदातों को ख़त्म कर देंगे। एक और समस्या होती है कि बच्चे गैंग बना के रहते हैं। इस गैंग में, उस गैंग में, बच्चा गैंग बनाता है। पियाजी की थ्योरी कहती है गैंग बनाता है बच्चा, गैंग का सहारा लेता है।
वो गैंग का सहारा क्यों लेता है? कि उसको मालूम है कि मेरी टीचर नहीं सुनेगा तो इसको, लेकिन मेरा वो दोस्त सुनेगा, मेरे फादर नहीं सुनेंगे तो वो दोस्त सुनेगा जो बाहर है, जो गुंडा है, जिसने मुझे भरोसा दिया, तू मेरे पास आ मैं देखता हूँ। यही भरोसा टीचर भी दे सकता है, तुम मेरे पास हो मैं देखता हूँ। अगर उसके पास आसान समाधान होगा तो कठिन समाधान जिसमें रिस्क ज़्यादा है आदमी कभी नहीं लेता। क्यों लेगा? वो नहीं लेगा। टीचर के पास ये राइट होना चाहिए, वो उसको अवसर दे कि तुम मेरे पास समाधान है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समाधान दूंगा। ये होना चाहिए। प्रिंसिपल के पास जा सकता है, टीचर के पास जा सकता है, काउंसलर के पास जा सकता है, ग्रुप आपस में बात कर सकते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर पैदा करो। हमने ड्रेस शेयर, लंच शेयरिंग, हमारे यहाँ कल्चर है कि जब हम किसी को अपना भोजन खिलाते हैं और उसके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो हम उसका दिल जीत लेते हैं। इंसान का दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। ये अक्सर सुना जाता है, समाज में कहा जाता है। अच्छा सा खाना बनाइए और अपने दोस्त को खिलाइए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। सब बच्चे बैठ, बड़ा अच्छा लगता है। हम एक दूसरे से अपना लंच शेयर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल चल रहा हो। क्यों ना ये हफ्ते हो, क्यों ना हम शेयर करें। हम टीचर्स बैठे क्लास में और साथ में शेयर करके खाएं। नीरस नहीं होगा, बच्चे आपसे प्यार करेंगे। अगर आप परेशान हैं तो बच्चे जानते हैं कि आप परेशान हैं। आपका दुख बच्चों का दुख, आपका सुख बच्चों का दुख आपस में सिंक्रोनाइज हो गया है। आपकी खुशी उनको खुश करेगी। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपकी मजबूती, आपकी ताकत वो सब अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन अडॉप्ट करने की पहली शर्त है कि आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा हो। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कि शेयरिंग लंच, और इसमें हम सबको शामिल करेंगे, फैमिली को। आपका सिस्टम, जो बच्चा बचपन से अपने खाने को शेयर करता रहा है, दूसरे का खाता रहा है, क्या उसके अंदर कभी कास्टिज्म पैदा होगा? जो अपने कपड़ों को दूसरे को ऑफर कर रहा है, कभी क्या उसके अंदर कभी छुआछूत की समस्या पैदा होगी? जो कभी महिलाओं के कपड़े, ड्रेसिंग चेंज करके डायलॉग बोल रहा है, रोल प्ले कर रहा है, क्या उसके अंदर वो इतना असंवेदनशील हो जाएगा कि अपनी महिला दोस्त की, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की समस्याओं को ना सुने? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों तक अपनी ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर पहुंचाएं। एक और समस्या जो मैंने विद्यालयों में देखी कि बच्चे अक्सर चोर नहीं होते। एक छोटी सी घटना जो मेरे कैरियर में घटी, एक बहुत ही रिच फैमिली से एक लड़की थी, बड़े अच्छे कपड़े पहन के, बड़े अच्छी ड्रेसिंग, बड़े अच्छे कार, और उसमें आती थी कॉलेज में। लेकिन एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ी गई। जब उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो मालूम हुआ कि वो बस उससे हो जाता था, काइंड ऑफ द डिसऑर्डर इन हर पर्सनैलिटी, कि वो चोरी कर लेती थी। लेकिन उसके बाद उसको जो गिल्ट होती थी, उस गिल्ट के वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। वो बुरी नहीं थी, किसी क्षणिक आवेश में आके आपने अगर कुछ बुरा कर लिया तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपका पूरा व्यक्तित्व खराब है। गांधी जी इस बात को कहते, बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं, क्योंकि उसमें सारी वो संभावनाएं मौजूद हैं कि वो अच्छा हो सकता है। वो शिक्षा का काम है आदमी के अंदर अच्छाई ढूंढना। अगर कोई बच्चा आपने देखा हिंसा में उतारू है, हिंसा कर दी, तो हम उसको पुलिस के हवाले करें या उसकी काउंसलिंग करके उसकी अच्छाइयों को बाहर निकाल के? एक प्रिंसिपल के पास समस्या आती है कि बच्चे ने हिंसा करी, मारपीट करी, एक दूसरे को चोट पहुंचाई। उसके पास दो ऑप्शन है, वो पुलिस को बुला सकता है, कार्रवाई कर सकता है, बच्चे का पूरा कैरियर ध्वस्त,
दूसरा कार्य ये है कि हम समाज को इन्वॉल्व करें, एसएमसी को इन्वॉल्व करें, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें पॉजिटिव वे में, जिससे बच्चे को आहत ना पहुंचे, उसको ये ना लगे कि ये सब मेरे खिलाफ किया जा रहा है, बल्कि उसको लगे कि मेरे लिए किया जा रहा है। और ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे को साथ लेकर एक ऐसी क्रांति पैदा करे बच्चे के अंदर कि वो बदल जाएगा। वो बदलना ही शिक्षा का कार्य है। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट रखा कि बॉक्स इन टॉयलेट, BIT। ये बॉक्स इन टॉयलेट कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में आया वो क्या है, अगर मैं उसका प्रेजेंटेशन आपको दूं तो कुछ नहीं है। समाज में मैंने एक बुराई देखी, और वो बुराई मैंने उस वक्त देखी कि एक बच्चा है जो कि गिल्टी माइंड है और वो उस डिप्रेशन में कई बार सुसाइड कर लेता है। एक बच्चा है जो गिल्टी माइंड है, उस डिप्रेशन में चला जाता है, उसका पूरा जीवन उससे प्रभावित है। तो हमें बच्चे के गिल्ट को उससे दूर कर देना है। दो अलग चीज़ें हैं, उसका गिल्ट जो उसने उस कार्य से, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, तो उसका गिल्ट खत्म हो जाएगा, वो उस अपराध बोध से बाहर आ जाएगा, और फाइनली वो बच्चा समाज में उसी आनंद के साथ लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो जाएगा जिस प्रकार अन्य बच्चे शामिल हैं। इसके लिए बॉक्स इन टॉयलेट, किसी बच्चे ने किसी की चोरी कर ली, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है वो क्षणिक बाहों में आ गया हो सकता है उस वक्त उसको उसका नैतिकता का स्तर उतना उच्च ना हो, लेकिन वो व्यक्ति गलत है, ये कदापि विश्वास योग्य नहीं। तो हमें उसके सुधरने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बॉक्स इन टॉयलेट कुछ नहीं है। एक टॉयलेट में बॉक्स है, अगर आपने किसी बच्चे की पेंसिल चुराई तो आप उस बॉक्स में उस पेंसिल को डालेंगे, क्योंकि टॉयलेट में ना कैमरा होता है ना कोई आपको देख रहा है। कौन बच्चा गया, कौन उसमें पेंसिल रखा है, किसी को नहीं मालूम। उसमें एक चिट्ठी होगी, ये पेंसिल एक ही है जो कि सेक्शन B में पड़ता है, कृपया उसको ये पेंसिल लौटा दें। कोई आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा। बॉक्स खोला जाएगा, जिसके पास वो प्रिंसिपल है उसको एक सेपरेट रूम में बुलाकर उसको पेंसिल सुपुर्द कर दी जाएगी। कोई नहीं पूछ रहा किसने चुराई, किसकी चोरी। बच्चा गिल्ट से बाहर आ गया। उसका काम बन गया। एक और कॉन्सेप्ट है, कई बार बच्चा समाज में बैड टच और गुड टच की प्रैक्टिस हम समाज में कराते हैं। डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, बच्चे टीचर को परेशान कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात नहीं मान रहे, मॉनिटर की बात नहीं मान रहे। ऐसा तब होता है क्योंकि उनमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो नहीं जानते कि आपके लिए सामने वाला क्या कर रहा है। अगर उनको एक क्षण भी ये एहसास हो जाए कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, तो वो आपके सामने उनका प्यार, उनका आदर बढ़ जाएगा। और एहसास ही कराना है आपको, तो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्या? वन डे एज ए टीचर, वन डे एज ए प्रिंसिपल। किसी बच्चे को जिसने कोई अच्छा काम किया था उसको गिफ्ट के रूप में वन डे प्रिंसिपल बना दो। आपकी चेयर पे बैठा है, फील कराना है। बच्चा एक्टिंग कर रहा है, नो, वो रियलिटी में जी रहा है। उसको फीलिंग हो रहा है, ओ माय गॉड, दिस इज द काइंड ऑफ द सिचुएशन विच आवर टीचर फेसिंग, व्हेन डू दिस काइंड ऑफ द एक्ट आवर प्रिंसिपल फेस। अगर उसको ये विश्वास हो गया
तो डिसिप्लिन उसके अंदर से पैदा हो जाएगा। बाहर से डिसिप्लिन थोपना एकदम बेकार है। आपको उसकी डिसिप्लिन उसके अंदर से पैदा करना है। और आप ऐसी बहुत सारी युक्तियाँ अपना सकते हैं जब डिसिप्लिन अंदर से पैदा हो। बाला फीचर एक स्कूल की हर बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को आकर्षित करे, वो स्कूल से जाना ना चाहे। हर जगह लर्निंग है, जैसे वो चाहता है। पेड़ पे चढ़ के खेल सीखना चाहता हो सीखे, वो ड्राइंग करना, रेत पे ड्राइंग करना चाहता हो सीखे, वो क्ले मेकिंग बनाना चाहता हो तो सीखे। कोई भी चीज़ बच्चे से दूर नहीं होनी चाहिए। हम म्यूजियम में ले जाते हैं, डोंट टच इट। नो, दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई इन द स्कूल सिस्टम। बच्चों से बोलो आप हर चीज़ टच करो, बस वो आपके लिए घातक ना हो। टच करके सीखो, महसूस करो, देखो। इंटरेक्शन का लेवल उच्च होना चाहिए। आपको स्टोरी सुनाने के लिए आप एक्टिविटी रखते हैं कि आज स्टोरी, पूरे दिन आप स्टोरी से टेलिंग करेंगे, पूरे दिन स्टोरी सुनाई जाएगी। हजारों स्टोरियाँ टीचर सुबह से लेकर शाम तक स्टोरी स्टोरी स्टोरी। दूसरा दिन आपने एक्टिविटी की प्ले प्ले प्ले। फिर आपका आइडियाज़, ग्रेट आइडियाज़ 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 आप लिख रहे हैं। दिखावे के लिए नहीं, करने के लिए। बच्चों को आनंद आना चाहिए, टीचर को आनंद आना चाहिए। डेली डेली क्लासरूम में जाना है, ये करना है, टीचर भी बोर है कि आज फिर घंटी लग गई, फिर वही टाइम टेबल, फिर वही जाना। नहीं, आपको एक्टिविटी चेंज करनी है। आज स्टोरी टेलिंग है, कौन सुनाएगा? बच्चे सुनाएंगे, टीचर बैठ के सुनेंगे। सबके पास स्टोरी है, अपनी लाइफ की स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, शेयर करो। टीचर सुना रहा है, प्रिंसिपल बैठा है बगल में, सब टाट पट्टी, एक ही चेयर, नो टेबल, नो कुर्सी, नो एनीथिंग। इक्वालिटी, लिबर्टी, शेयरिंग कल्चर। आइडियाज़, आप हर किसी के आइडियाज़ की रेस्पेक्ट करें। छोटा सा बच्चा बड़े बड़े क्रांतिकारी बातें सोचता है। क्रिएटिव प्लेटफॉर्म तैयार करना है। उसने आइडिया सोचा, सर ऐसे हो सकता है। बच्चे पजल में बड़ा विश्वास रखते हैं। पजल इज़ अ वेरी डेंजर थिंग। मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ। आप पूरी ताकत लगा लेंगे, पजल सोल्व नहीं होती। बच्चे कर देते, पूरा लगाते, ताकत लगाते। खेल खेल में सीखना है, पजल के द्वारा। आइडियाज़ दो, उनको बताइए कि हमें 2 थ्योरी को मिलाना है फिजिक्स की। पूरे स्कूल के 10 बच्चे दिमाग लगा कर अगर उसको मिला देते हैं तो उनको अप्रिसिएट किए। हो सकता है उनके दिमाग में उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी थ्योरी में उतनी जटिलता ना हो, लेकिन उनके आइडियाज़ की कदर करनी आनी चाहिए, क्योंकि वही आइडिया आगे जाकर बड़ा सेब लेगा। उस बीज की कदर करनी है और वो क्रांति पैदा कर देगा। बच्चा सोच रहा है कि जी सर मुझे लगता है पेड़ बात करते हैं हमसे, तो यू मस्ट अप्रिसिएट हिज आइडिया, हर आइडिया। LGBTQ समाज में बड़ी जटिल, इन लोगों का दर्द है, दुख है। एज ए सोशल वर्कर जब मैंने UNO में काम किया तो मैंने ये फील किया कि समाज में कई लोगों के ऊपर कई प्रकार की समाज के द्वारा, समाज की यूनिट्स के द्वारा अत्याचार किया जाता है। उसमें से LGBT कम्युनिटी भी एक है। उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है। हालांकि हमारे देश का कानून लिंग भेदभाव को नहीं मानता, वो सबको समानता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3rd जेंडर का कॉन्सेप्ट लाया और इंक्लूसिव एजुकेशन में इन बच्चों को शामिल करना उतना ही ज़रूरी है जितना और बच्चों को। एक बच्चे का सेक्स ओरिएंटेशन 11th-12th क्लास में जाकर होता है। हर किसी को एक नेचुरल प्रोसेस के तहत अपना सेक्सुअल पार्टनर या उसके प्रति अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। आपका बच्चा डिसेबल हो गया, आप स्वीकार नहीं करते, पेरेंट्स स्वीकार नहीं करते, समाज स्वीकार नहीं करता, आपके साथी स्वीकार नहीं करते, भाई बहन स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा डिसेबल कैसे हो सकता है।
मेरा बच्चा LGBT क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपका बच्चा हिंसक है तो आप स्वीकार कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, आप पूरी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसे बचाने में। लेकिन आप LGBT क्यों है, वो अच्छे काम कर रहा है, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। क्रिएटिव है, आइडियाज़ हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो स्वीकारोक्ति की जो कमी है वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें लेके आए। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारा काम ही होता है कि पूरे दिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो धरातल पर नहीं होते, बल्कि वो गड्ढों में होते हैं। हमें पहले उन्हें खींच के धरातल पे लाना होता है, धरातल से फिर उन्हें उठाना होता है, वो भी ऐसी स्थिति में जब वो खुद उठना नहीं चाहते, कोई उन्हें उठाना नहीं चाहता, तब उनका सहारा बनना बड़ी ही आनंद और बड़ी ही उसकी बात है। अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के लिए काम करना, सभी बच्चों के लिए काम करना। वो ज़रूरी है कि हम ये काम करें, करते रहें। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारे पास मॉडल नहीं है। जैसे बच्चों के मैंने अभी आपको मॉडल बताए, ऐसे ही स्कूल के मॉडल है। सबको लगता है ठीक है, ऐसे हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, ठीक है। सब बचना चाहते हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयों से बचना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। तो आप लीडर नहीं हो, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू मे बी बॉस, एवरीथिंग यू कैन बी, बट यू आर नॉट ए लीडर। जब आप नए आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारेंगे, आप एक मॉडल स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे। और मेरा सपना है एक इंक्लूजन, समाज से जुड़ा हुआ, समाज की मानवता से जुड़ा, भावनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा विद्यालय का मॉडल मैं सेट करना चाहता हूँ, जिसको देखने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से लोग आए। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ऐसा अवश्य करूँगा। एक विद्यालय में लोग 15-15 साल रह जाते हैं और वहाँ पर कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। लोग, प्रशासक आपको बुलाना चाहे कि आप हमारे विद्यालय में आइए, हमारे लीडर को, लीडर्स, हमारे प्रिंसिपल को बताइए कि आपने ऐसा कैसे किया। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तब हमें लगता है कि हम एक अच्छा प्रिंसिपल बन पाए। और हर समाज की हर बुराई की जिम्मेदारी अगर हम ले पा रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर कमी थी, हम सुधार करेंगे। शिक्षा को ऐसा होना चाहिए, करिकुलम को ऐसा होना चाहिए। मैं पूरी इंसानियत को एक फ्रेम में देखता हूँ। इंसानियत को फ्रेम में देखते समय जब भी मैं किसी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे उसमें असीम संभावनाएं नज़र आती हैं, क्योंकि उसमें मुझे पूरे मानवता का भविष्य उसमें नज़र आता है। और उसको देखते समय मेरे पास कोई चश्मा नहीं होता, न जेंडर का, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, LGBT क्यों हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी अमीरी गरीबी का, उसके कलर का, उसकी ओरिएंटेशन का, जिसको हम विकलांगता कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे में वो तमाम असीम संभावनाएं, क्षमताएं मौजूद हैं जो लहर मार रही है। लेकिन जब मैं किसी युवा को देखता हूँ तो मैं वर्तमान को देखता हूँ। मुझे लगता है कि यह वही व्यक्ति हैं जिनके कंधे पर आज पूरा का पूरा ढांचा टिका है। वो मजबूत होने चाहिए, उनके पास सपोर्ट होना चाहिए, केयर होना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए। जब भी मैं किसी बुजुर्ग को देखता हूँ तो वहाँ मुझे प्रेजेंट, फ्यूचर और भविष्य तीनों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा अनुभव है, अनुभव की खान है। फिर भी वो समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, इसलिए वो प्रेजेंट भी है। समाज के लिए वो उस वक्त भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपने ज्ञान के सागर से समाज पर छींटे मार रहे होते हैं। तो उनके पास प्रेजेंट भी है,
क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो उनके ज्ञान, अनुभव, उनके क्रियाकलापों से समाज को अत्यधिक लाभ हो सकता है, इसलिए वो फ्यूचर भी है। बुजुर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज में हम बुजुर्गों को अलग कर देते हैं, थलग कर देते हैं, परिवार से उनको अलग वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं। ये विडंबना है हमारे समाज की। हम स्कूल में ट्रेन नहीं कर पा रहे बच्चों को। हम ये नहीं समझा पा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि वो हमारी ज़रूरत का नहीं है, कई प्रकार से आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान की तरह से नहीं देखना, ये बच्चों को सिखाना है। अगर एक पॉजिटिव कल्चर आप डेवलप करते हैं तो ऐसी समस्याएं स्कूल से दूर हो जाएंगी। समाज के बारे में बच्चों के अपने व्यूज़ होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिलता। और अगर एक बच्चे को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, तो उसका वो अवसर छिन गया। तो वन डे पुलिस स्टेशन, वन डे इन कोर्ट, वन डे इन पार्लियामेंट, वन डे एज प्रिंसिपल, वन डे एज वाइस प्रिंसिपल, वन डे एज ए टीचर, ऐसे अवसर हमें देने चाहिए। एक और बात है कि नो कंपैरिजन। हमें आपस में कंपैरिजन नहीं करना है कि वो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बुरा है, इसमें अच्छाई है, उसमें बुराई है, ये काम का है, ये नाकाम है। नहीं, हमें उसमें मौजूद पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना है। उसके होने भर से इसी को भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा कहा गया। ये आवश्यक नहीं कि वो उत्पादक कार्यों में लगा हो तभी उसकी वे गरिमा है। हो सकता है वो सिर्फ सोच ही रहा है, उत्पादन बाद में करेगा। तो आप कहोगे कि यार साहब ये तो निठल्ला बैठा रहता है, सोचता रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, काम तो करता ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति होने के नाते उसकी गरिमा। हो सकता है आज वो सोच रहा हो, कल वो उन्हीं विचारों से क्रांति पैदा कर दे। आज वो चुप है, कल वो बोलेगा। आज वो बोल रहे, कल वो चुप हो जाएगा। आदमी अलग अलग रोल में होता है, तो हमें उसके हर रोल की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम इज्जत नहीं कर रहे, उसी का परिणाम है कि आज आप अपने बुजुर्गों को उठा के अनाथालय भेजाते कि हमारे तो किसी काम का नहीं है काम का। कल काम का था, आज काम का नहीं है, कल काम का होगा। पेशेंस। हर चीज़ को हमें काम का होने से नहीं तोलना है। बस आप हो तो आपकी गरिमा है, आपकी गरिमा है। और आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को बाकी सबके लिए नकारात्मक रूप से ट्रेन कर रहे हो और आपका बच्चा अचानक से आपके लिए सकारात्मक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग सकारात्मक है, उसकी पूरी शिक्षा उसकी इस पूरी सामाजिकता सकारात्मक है, तो वो आपको नकारात्मक नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी सारी बुनियाद नकारात्मक पे टिकी है तो वो सकारात्मक नहीं हो सकता। एक दिन वो आपको भी धुतकार देगा, आप पे भी हिंसा करेगा। तो जब हम, इसलिए हमारे समाज, हम एक कहावत सुनते हैं कि हम गड्ढे किसी और के नहीं अपने लिए खोदते। तो आप गड्ढे मत खोदिए। अपने बच्चों में आप जितनी सकारात्मक चीजें ला सकते हैं, भर सकते हैं, भरिए। कि जी साहब वो तो रिक्शा चलाता है, उसके अंदर तो क्वालिटी नहीं है। कई बार समाज में, न्यूज़ में सुनने को आता है कि वो रिक्शा चलाता था, बड़ा होकर बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना, हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है, आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, बहुत सारे लोगों को अच्छी सेवाएं दे रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो रिक्शा चला रहा है वो उसका एक मूवमेंट है, कुछ सरकमस्टांसेस हैं जो उसको वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और अगर वो चला रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। श्रम की महत्ता जो गुरु नानक देव ने कही है, वो हमें बच्चों के अंदर लेके आनी पड़ेगी।
करके देखो, करके सीखो। आपको बच्चों को लॉजिकल बनाना है, संवेदनशील बनाना है, नैतिक बनाना है, केयरिंग बनाना है, प्रोटेक्टिव बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, इक्वालिटी के साथ सोचने वाला बनाना है, आध्यात्मिक अपने इंट्रोस्पेक्ट करने वाला बनाना है, नए मूल्यों की रचना करने वाला बनाना है। दार्शनिक नए मूल्यों की रचना करता है समाज के लिए। क्या मूल्य हो सकते हैं? हर समाज को अपने मूल्य निर्धारित करने होते हैं। पुराने मूल्यों को किराए पर लेके, उधार लेके उसका काम नहीं चल सकता। उसको हमेशा अपने नए मूल्यों को गढ़ना होगा, समाज में लेके आना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप क्रांति पैदा करोगे। सिर्फ आप बोल रहे हो, दूसरे की नहीं सुन रहे हो, तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, भाग जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उबासियाँ लेने लगेंगे। आपको दूसरे की सुननी है, अपनी कहनी है। यही बात पॉल फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षा मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट एक लेवल पर आकर बात करें, आपस में बात करें। जब हम नोडिंग की विचार देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमें केयरिंग होना चाहिए। यही बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। गांधी जब बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें छोटे से छोटे काम में अपने हाथ से स्किल्ड बनना होगा, कुछ प्रोडक्टिव करना है, रचनात्मक करना है। ये गांधी जी कह रहे हैं। आपके जीवन में अच्छे चरित्र का निर्माण, अगर आपका चरित्र उच्च है तो आप कभी भी, एक लीडरशिप का अच्छा गुण है कि आपका उच्च चरित्र हो। साहब आप फंसे, कोई संकट आया, आपने समझौता कर लिया, अपने चरित्रों को, अपने असूलों को ताक पे रख दिया, फिर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। सब जानते हैं कि आप अवसरवादी हैं, अच्छे लीडर नहीं हो सकते। अच्छा लीडर वो है जो कि उच्च आदर्शों से ड्राइव होता हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आदमी का चरित्र उस शिक्षा की सबसे बड़ी वो है। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। एक बच्चा एक विश्व का, एक पर्यावरण का, पूरे मानवता का प्रफुटीकरण है। दोनों के बीच में तादम्यता है। इसी बात को दिखाने के लिए हम रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन को उठा सकते हैं, प्रकृतिवाद को उठा सकते हैं। और ये कोई एकदम से नहीं हो गया। आपको समझना होगा कि प्रयास करना, इनिशिएटिव लेना, उसमें रोड़े आते हैं। सावित्रीबाई फुले के सामने आए, उनके लोग ऊपर गोबर फेंकते थे, वो 2 साड़ियाँ पहनकर बदलती थी। फातिमा शेख के ऊपर आए, लेकिन उन्होंने फिर भी महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोले, क्रांति पैदा की। ज्योतिबा फुले ने ऐसा किया। आपको करना है। अब्दुल कलाम साहब उस दौर से निकले हैं जब देश में विभाजन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर का इंसान हमेशा जिंदा रहा। वो कभी धार्मिक नहीं हुए, वीणा बजाते थे। वो इफ्तार पार्टी नहीं देते, लेकिन वो विद्यालयों में शेयरिंग, शिक्षा में जो संभावनाएं मौजूद हैं उसका प्रतीक है अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर आप बच्चे को
उसके 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 जीवन से जोड़ देंगे, शिक्षा को उसके जीवन से जोड़ देंगे, तो अमर्त्य सेन पैदा होंगे। अगर बच्चा पेड़ कटते हुए देख के रोएगा तो राजेंद्र प्रसाद और सलीम अली पैदा होंगे। अगर आप शेयरिंग कल्चर डेवलप करेंगे, एक दूसरे से खाना बांटना सीखेंगे, तो अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी पैदा होंगे, डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होंगे। तो ये सारी जिम्मेवारी हमारी शिक्षा पर है। अगर आप जेंडर बाइसनेस के खिलाफ जाकर क्रांति पैदा करते हैं तो वोस्टनक्राफ्ट पैदा होंगी। तो दर्शन, सच की खोज, हर समय की खोज अलग होती है, आपको करनी होगी। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप शिक्षा से नजरें चुरा रहे हैं। शिक्षा प्रोडक्ट पैदा नहीं करती, इंसान पैदा करती है, एक राष्ट्र का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का हार्ट कहा गया है। सारी जिम्मेवारी शिक्षक पे। प्रिंसिपल कुछ और नहीं है, वो एक शिक्षक ही है। सबसे पहले वो एक स्टूडेंट है, फिर वो एक टीचर है, फिर वो एक प्रिंसिपल है, और कुल मिला के वो एक, बस उसकी अपॉर्चुनिटी का आकार बढ़ रहा है। बचपन में एक स्टूडेंट के रूप में वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, टीचर के रूप में वो पूरी क्लास को बदलने का प्रयास कर रहा है, प्रिंसिपल के रूप में पूरे विद्यालय को, पूरे समाज को बदलने का प्रयास कर रहा है। उसका सिर्फ रोल चेंज हो रहा है, काम वही है। कल भी लीडर पैदा कर रहा था, वो कल भी अच्छे नागरिक पैदा कर रहा था, कल भी वो लीडरशिप बना रहा था, आज भी बना रहा है। प्रिंसिपल के रूप में भी वही कर रहा है। अगर आपके अंदर निष्ठा है, ईमानदारी है, आपके अंदर ये सारे गुण हैं, तो आप अच्छा वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, पेडागोलॉजिकल लीडर आप हो सकते हैं, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आप अच्छे फाइनेंस कंट्रोलर हो सकते, रेगुलेटर हो सकते, रेगुलाइज कर सकते हैं। किसी को समस्या नहीं आएगी, किसी का मेडिकल बिल नहीं रुकेगा, किसी का वेतन समय का सबका वेतन समय पे आ जाएगा, किसी का एलटीसी का बिल है, किसी का ये बिल है, वो बिल है, सारे समय पे हो जाएंगे। और आपका ओरा, आपकी ईमानदारी का ओरा इतना, क्योंकि गलत काम आपके पास लेके आ ही नहीं सकता, और गलती से आप ही कहते हो उठा के ले जाएगा कि ना, ये व्यक्ति वो नहीं है कि आप गलत काम कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो ओरा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने गलत काम करने की ना सोच पाए। हम जानते हैं कि एक विचारक हुए जिनका नाम था मैक्स वेबर। उन्हें ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया, नौकरशाही का सिद्धांत। पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम है, वो बहुत अच्छा उनका सिद्धांत है। हर जगह मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाजशास्त्र में और कई क्षेत्रों में उनको पढ़ा और समझा जाता है। लेकिन जो मुख्य बात है जो हम उनसे समझ सकते हैं, वो कहते हैं कि 3 तरह के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एक रेशनल, लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, और उस हायरार्की में जो व्यक्ति जहाँ बैठा है तो वो उसको मानते हैं कि वो उससे ज्ञान में, नॉलेज में, स्किल में ऊंचा होगा तो ऊपर बैठा है। लेकिन उनके क्रिटिक्स जो हैं, आलोचक जो है, उनने बाद में उनकी सिद्धांतों की आलोचना करके ये दिखाया कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी इस नॉलेज की कोई सुनने वाला नहीं, कोई तो चुप है, शांत बैठे, आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, अच्छा जानते हैं, क्रिएटिव है,
अभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो आप खुद लीडर बने रहेंगे तो आप उनको अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे, उनकी उस क्षमताओं को आप यूज कैसे कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप खुद लीडर नहीं बनना है, आपको लीडर बनाना है, औरों को लीडर बनाना है, उनकी क्षमताओं को पहचानना है, उनको सामने लेके आना, उनको लीडर बनाना है। ये आप कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हायरार्की में आप बैठे हैं तो आप ही सबसे ज़्यादा जानते हैं, नहीं। कई बार हमने ये कहते सुना होगा कि रूल इंसान के लिए होते हैं, इंसान रूल के लिए नहीं होता। लेकिन हमें रूल के अंतर्गत रह भी काम करना है। अगर आप रूल की ज़्यादा परवाह करेंगे तो आप कुछ अच्छा कैसे करेंगे, कुछ चेंज लाने के लिए क्या करेंगे। तो हमें रूल के अंदर रहना है, लेकिन एक नैतिकता के साथ। अगर आप नैतिकता को ब्रेक करके रूल से बाहर जाते हो तो आपको समस्याएं होंगी। लेकिन आप कुछ अच्छा काम करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और कई बार थोड़ी इधर उधर हो भी जाते हैं रूल रेगुलेशन, तो आने वाला ऊपर वाला ऑर्गेनाइजेशन आपकी भावनाओं को समझता है कि आप अच्छे के लिए कर रहे हैं। कई बार हमें भी करना पड़ता है, किसी बच्चे को चोट लग गई तो हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि उसका रिम्बर्समेंट होगा, हम तुरंत जाते हैं, डॉक्टर को पैसे देते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो हम रूल रेगुलेशन में अगर लगे रहे, हमें ये देखना है कि जो बच्चा है वैसा ही बच्चा है कि हमारा जैसे अपना बच्चा है। ये भावना नहीं होनी चाहिए, भावना ये होनी चाहिए कि वो मेरा ही बच्चा है, मेरे बच्चे जैसा है, नहीं मेरा ही बच्चा है। बच्चे जैसी वाली कॉन्सेप्ट नहीं। हमने अक्सर सुना है कि हम बोलते हैं बेटा आप ऐसा कर लो, लड़कियों को हम बेटा कहते हैं। और लड़कियों को लगता है यार मुझे बेटा इसलिए कहा जा रहा है कि वो मुझे को थोड़ा बेटे के बराबर मान रहे। नहीं, आपको बराबर नहीं मानना है, उनको बेटी ही बोलना है। बेटा बोल के आप उनको बेटा नहीं बना सकते, लेकिन बेटी बन के उनको बेटी बनने की अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हो। छोटा सा बदलाव है, लेकिन पूरी साइकोलॉजी। नज़र बदलती नज़रिया बदल जाता है, नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र बदलती नज़रिया बदल जाता है, नज़ारे बदल जाते हैं। आपके वक्तव्य में ताकत नहीं होती, आपके अल्फाजों में ताकत नहीं होती, आपके अल्फाज के पीछे जो फीलिंग्स होती है उसमें ताकत होती है। कई बार आपके दोस्त हंसी मजाक में आपको बुरा भला कह देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनका मकसद बुरा भला कहना आपको नहीं है, तो आप उनकी बात नहीं मानते। लेकिन कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कह देता है, नहीं कहता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन उस तरह के होते हैं। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। खाना खिलाना इसलिए नहीं, वो आपको इंसल्ट करने के लिए खिला रहा है। आपने उसका भाव देखा तो अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज के छिपे के पीछे भाव। उसको समझना होता है। ऐसा सब करने की एक स्पेशल ड्राइव होती है मोटिवेशन। एक टीम लीडर के रूप में हमें मोटिवेट करना पड़ता है, ज़रूरी है। आप कर सकते हो, करो, मैं बैठा हूँ। सपोर्ट सिस्टम आपको देनी, ये नहीं कि वो करना, आपने कहा कर सकते हो करो, वो करने लगे, कुछ उनसे थोड़ा ऊंच नीच हुई, आपने उनको उठा के मेमोरेंडम पकड़ा दिया, भैया आप जवाब दो। नहीं, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आप भागे, अगर समस्या फंस गई तो आप भागेंगे नहीं, बल्कि आप सबसे आके मसाल के रूप में उसको लीड करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और उसका प्रॉब्लम को हल करेंगे। ये आवश्यक है। और आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? शिक्षा के जरिए। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है और ज़्यादा इंजॉयबल बनाना है क्लास को।
अगर आपके सामने कोई समस्या फंस जाती है तो आप एक्शन रिसर्च कराएंगे, उस पर मालूम कराएंगे कि समस्या कैसे फंसी, इसका क्या समाधान हो सकता है, क्यों पैदा हुई, और उसके बाद आप उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो आपके जीवन में बदलाव न ला सके। बदलाव के लिए मक्तल हो या मदरसा, स्कूल हो या कॉलेज, सबके बीच में एक तादम्यता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। चहुमुखी विकास का मतलब है कि आप बच्चे के जीवन के अंदर जितनी संभावनाएं सबको कुरे दें, सबको अवसर दें। कुछ क्षेत्रों में वह पूर्णता ग्रहण करेगा और किसी क्षेत्र में वो कुछ अद्भुत कर देगा। ये शिक्षा का मकसद होना चाहिए। और यही सारी बातें आपको शिक्षा के द्वारा पैदा करनी है। अगर आप उनको इतने सारे एक्सपीरियंस, आदमी वह रीच है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस देंगे तो जैसे सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वही सारी बातें होंगी, वही फिल्टर होकर सबकॉन्शियस में से आपके कॉन्शियस माइंड में आएंगी और आपका व्यवहार उसी तरह रिफ्लेक्ट होगा। बच्चे अपॉर्चुनिटी पाते कहाँ से? बच्चे 12 साल लगभग आपके साथ रहते हैं और उसके बाद अगर आप उनको FLN नहीं करा पा रहे तो ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। फाउंडेशनल लिटरेसी नहीं आती बच्चों को, चुनौतीपूर्ण है। हम उसमें वैल्यू नहीं पैदा कर पा रहे। हमें बच्चा ब्रेक कर पाए सारे टैबूस को, हमें उसके लिए उतना मजबूत बनाना है। हम खुद ही तैयार नहीं हैं। सेक्स एजुकेशन की बात होती है, हम दिल मिला जाते हैं, इधर उधर झांकने लगते हैं। अपने बच्चों को हम सही कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सही उनके ही शरीर के बारे में जानने में, पहचानने में, बताने में हमें शर्म महसूस होती है। अगर हम नहीं बताएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया और बच्चे धीरे धीरे इसी ट्रैप में आकर कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी और इस तरह की गलत साइबर क्राइम की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जानते हैं कि हमें बच्चों की इन भावनाओं को एक्सपोजर देना है। अगर हमारे अंदर नेचुरल तरीके से कुछ घटित हो रहा है तो हमें बच्चों को बताना है आगे बढ़ के। एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर डेली मुझे नया प्लान बनाना होता है। डेली सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे किया जा सकता है। कोई एक प्रक्रिया नहीं है, कोई एक सिद्धांत नहीं है जो काम करता हो। कई सिद्धांत जो हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखे, अपने अनुभव के दौरान सीखे, वो सारे काम आते हैं। डेली सीखते हैं, डेली कुछ नया सोचते हैं। यही शिक्षक होने का मतलब है। आपको जड़ नहीं होना, डेली सोचना है, डेली कुछ नया। एक बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो हम टीचर को बोलते हैं आप इसके इस कान से ज़्यादा सुनाई देता है तो आप इस तरफ खड़े होकर बोलिए, इस बच्चे को इधर बैठाइए। जब कोई बच्चा बोलेगा तो आप उसको खड़ा करके सामने लाइए ताकि बच्चे को पता रहे कि कौन बोल रहा है, कौन बोल के गया। बच्चे के सामने फेस टू फेस करके बोलिए। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं। अक्सर ये हमें ट्रेंड किया जाता है, जनरल टीचर को ये ट्रेंड किया जाता है कि आप बोल रहे हैं और साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं पीछे मुंह करके। बच्चा आपकी लिप रीडिंग कर रहा है,
तो आपको, और सर ये जो कर रहा है तो आपको, और सर ये जो शेयरिंग कल्चर है इसकी जो कमी है। आज देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति प्रिंसिपल बन जाता है, वो उसको एक नया स्कूल मिल जाता है, तो हम ये देखेंगे कि वो घुट रहा है अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर, जिसका हल किसी दूसरे के पास हो सकता है, समाधान हो सकता है, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकता। कहीं उसकी ईगो बीच में आ रही है। कई बार उसको लगता है यार लोग मुझ पे हंसेंगे, क्या ये कहेंगे कि आप छोटा सा काम है खुद भी नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको पूछना पड़ा। कई बार लोग आपकी, अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप इसलिए शेयर नहीं करेंगे कि लोग आपकी पोल खुल जाएगी लोगों के सामने। तो आपके व्यक्तित्व की ये कमजोरियां हैं। अगर आप शेयरिंग कल्चर में शुरू से रहे हैं तो आप झिझक महसूस नहीं करेंगे। आप बगल वाले प्रिंसिपल जो आपसे ज़्यादा अनुभवी है, आपको लगता है कि इस कार्य में वो मेरी मदद कर सकता है, तुरंत फ़ोन लगाएंगे, कहेंगे सर ये दिक्कत आ रही है, बताइए क्या किया जाए। वो आइडिया देगा, आप उस आइडिया को सोचेंगे, समझेंगे। अगर आपके स्कूल के हिसाब से फिट बैठता है तो आप अपने स्कूल के कम्युनिटी से उसको डिस्कस करेंगे, और अगर आपको लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उससे बच्चों के एजुकेशनल इन्वायरमेंटल उसमें कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो हम उसको चेंज करेंगे। तो आपको ये समझना है, यही बात है। हम अपना उद्धारक इधर उधर ढूंढते रहते हैं। कई बार कोई हमारा उद्धारक नहीं बन पाता जब तक हम खुद अपने उद्धारक ना बने। ये बात मैंने महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन से सीखी। वो कहते हैं कि आप अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब अगर आप अपना दीपक खुद जलाओगे तो वो पता नहीं कितनी भारी रोशनी पर, जो आपको पहले लग रही कि बहुत घोर अंधेरा, उस पर भारी पड़ जाएगा। और जब वो दीपक जल जाएगा तो उस दीपक से तमाम दीपक जलाए जा सकते हैं। ये बात महात्मा गौतम बुद्ध की मैं शिक्षा में अप्लाई कर सकता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध एक बात और कहते हैं कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इस दुनिया में सब दुखी हैं, सबके पास समस्याएं हैं, और अगर कुछ किया जा सकता है तो आप मानवीय हित के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो आप उन लोगों की बातों को सुनो, उनका समाधान प्रस्तुत करो। तो पूरी गौतम बुद्ध के जो दर्शन है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि दुख का क्या निवारण हो सकता है, जो सार्वभौमिक दुख है जिससे हर मानव दुखी है। बड़े स्तर पर उन्होंने इस बात को पकड़ने की कोशिश करी। इसी बात को हम अपनी शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, जो समाज को दुखी कर रही हैं, समाज को परेशान कर रही हैं, हम उसको आइडेंटिफाई, उन कारणों को ढूंढें और उसको सुधारने का जो दायित्व है, जो पहले हम मठ करते थे प्रचार के द्वारा, वही हम अपने विद्यालय के द्वारा कर सकते हैं। इट इज़ द, और अतिवादिता से बचने की बात गौतम बुद्ध करते हैं। अतिवादिता मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना आना चाहिए। बैलेंस मिडिल वे को दिखाता है। जैसे प्लेटो का न्याय दर्शन है, और उसके बाद प्लेटो का न्याय दर्शन हमें कहता है कि भाई आदमी के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, कि भाई उसके अंदर एक हेपेटाइट की क्वालिटी है, एक उसके अंदर इंटेलेक्ट की क्वालिटी है, एक वैलर की क्वालिटी है, साहस। और आदमी के इन गुणों का समानुपातिक संतुलन बनाना समाज में, यही न्याय है। इसी बात को आगे जाके जो न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे जॉन्स रॉल्स, वो कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता, कुछ व्यक्ति समानता के पक्षधर हैं, वो चाहते हैं कि पूरी स्वतंत्रता हो, कोई उस पर आक्षेप, कोई रोक न टोक कुछ ना हो। कुछ लोग समानता के प्रति को अपना आदर्श मानते हैं, और इन दोनों में बैलेंस बनाने का जो काम था वो नहीं हो पा रहा था। तो उसको बड़े अच्छे से जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में बैलेंस बनाया। तो जॉन रॉल्स के इस सिद्धांत में
जो प्लेटो के अंदर जो संतुलन है, जॉन रॉल्स के सिद्धांत में जो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जो न्याय का सिद्धांत उन्होंने दिया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी विचार दिए। उनको अगर हम शिक्षा में अप्लाई करें तो हम उसमें जीवन में संतुलन, हमें अतिवादी नहीं हो जाना है। अतिवादिता कई बार बुरी होती है। तो मुझे मध्यम मार्ग, कई बार हमें जैसे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास रूल रेगुलेशन का बंधन है, लेकिन हमें कुछ नया भी करना है। हो सकता है कि अगर रूल रेगुलेशन में दिक्कत आए, तो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ रूल रेगुलेशन को मानने लगे और कुछ नया करने की कभी जीवन में ना सोचें। और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि हम सारे नियम, कायदे, कानूनों को ताक पे रख दें और उठा के सीधा का सीधा कुछ ऐसा चेंज ले आए जो कि हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता रूल फ्रेमवर्क। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमें कहीं उसमें तारतम्यता बनानी पड़ेगी, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। यही हमारा कार्य है। मॉर्निंग, वेलकम।